नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद। स्वागत करता हूं आप सबका शिक्षा सारथी में। और यहां पर आज हम आपके लिए बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स का एक फॉर्मेट लाने जा रहे हैं। इसमें हम लोग न सिर्फ बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पहले के सालों में, पिछले सालों में आए हुए हैं, उन सब को भी कवर करेंगे। उनके साथ साथ में आपको यहाँ पर इन सब का नोट्स भी मिल जाएगा। सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। हमारे ऐप R2S2 पर आपको सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक रेगुलर इंटरवल पर इन सब के टेस्ट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं कि उनसे रिलेटेड जो भी पहले से जो हिस्टोरिकल्स होते हैं, जो कि कहने का मतलब हो गया कि उसको मतलब किस चीज़ में किसकी डिस्कवरी मायने रखती है, ये सब चीज़ हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। एक छोटा सा बेसिक मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है इसके लिए। और इसके लिए सबसे फर्स्ट देखिए, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कहाँ से, कि बायोलॉजी से। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे ये किससे बना है। ये ग्रीक लेटर से बना है। और इसमें दो वर्ड्स परस्पर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन सा? तो इसमें देखने के लिए मिलता है बायोस और दूसरा होता है लोगोस। पहला बायोस और दूसरा क्या है? दूसरा है लोगोस। बायोस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स, या फिर हम कह सकते हैं द लिविंग्स। द लिविंग्स, ठीक है। और लोगोस की अगर हम बात करेंगे तो इसका मीनिंग होता है टू स्टडी। यानी कि देखो, इसका सिंपल मीनिंग क्या निकल करके आया, बायोलॉजी का क्या मीनिंग हो गया? टू स्टडी अबाउट द लाइफ फॉर्म्स और टू स्टडी अबाउट द लिविंग बीइंग्स, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं टर्म बायोलॉजी, ये बायोलॉजी टर्म जो है ये किसने दिया था? तो ये टर्म दिया था किसने? लेमार्क ने एंड ट्रिविनास ने, है ना। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर के टर्म दिया था, लेमार्क एंड ट्रिविनास। दोनों का चूंकि बहुत ज़्यादा रोल है बायोलॉजी में वर्क करने में, इसीलिए दोनों के मतलब इन टर्म को जो है ना, इन दोनों के ही नाम पर कहा गया। मतलब इस टर्म को देने के पीछे इन्हीं दोनों का नाम कहा गया। फिर आता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, इसमें एरिस्टोटल। ध्यान रखें, हिंदी में इसी को हम लोग अरस्तु कहते हैं और ऐसे इसको क्या कहा जाता है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ठीक है। ये इनका नाम हिंदी में हम लोग इन्हीं को क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। ये आगे फादर ऑफ अगर जूलॉजी कहा जाएगा तो हम लोग अगेन किसका नाम लेंगे? अरस्तु का, ठीक है। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी अगर आएगा तो यहाँ पर हम लोग नाम लेंगे थियोफ्रेस्टस का। थियोफ्रेस्टस। और ध्यान रखेंगे थियोफ्रेस्टस क्या थे? तो थियोफ्रेस्टस जो है ये शिष्य थे। किनके शिष्य? मतलब ये किनके शिष्य थे? ये एरिस्टोटल के शिष्य थे, ठीक है ना। तो इसको हम यहीं पर मेंशन कर देते हैं, ये एरिस्टोटल के शिष्य थे, ये इनके स्टूडेंट थे। थियोफ्रेस्टस जो थे वो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। अब आता है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में अगेन आप किसका नाम लेंगे? अरस्तु का नाम लेंगे। अरस्तु साहब ने ही क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था और इन्होंने मतलब जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उन सबको क्लासिफाई करना शुरू किया था। जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग आगे इस पर बात भी करेंगे कि किस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। हालांकि ध्यान रखेंगे, उन्होंने दो तरीके से क्लासिफिकेशन करना इन्होंने पसंद किया कि ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स विद रेड ब्लड, एनिमल्स विद रेड ब्लड, ठीक है। इसको उन्होंने कहा क्या? इनाइमा। और एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड, इसको उन्होंने क्या कहा? एनाइमा। ध्यान रखें, कभी अगर पूछा जाएगा कि एनाइमा इनाइमा टर्म किनका दिया हुआ है तो हम लोग नाम किसका लेंगे? अरस्तु साहब का नाम लेंगे। और इसके लिए जो टर्म दिया गया था उसको उन्होंने क्या कहा? इनाइमा, ठीक है। ए वर्ड अक्सर किसी भी चीज को निगेटिव करने के सेंस में लगाया जाता है ना। ये चीज तो आप लोग को पता होगा, तो आप लोग इस चीज से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एनाइमा जो है ये किसके लिए है, क्योंकि अक्सर है ना इसका हिंदी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे
एनाइमा, ए वर्ड अगर पहले आ रहा है तो वो नेगेटिव के सेंस में है, यानी कि विदाउट रेड ब्लड, और इनाइमा जो है वो किसके सेंस में है, तो वो है विद रेड ब्लड। तो एनिमल्स को उन्होंने दो कैटेगरीज में बांटा। फिर प्लांट्स के लिए वो क्या करते थे, तो अरस्तु साहब प्लांट्स के लिए भी, प्लांट को भी क्या करते थे, कैटेगरीज में बांटते थे। कैसे? ट्रीज, हर्ब्स, सर्ब्स, इस तरह की कैटेगरीज में बांटते थे। ठीक है। और फिर आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये तो क्लासिफिकेशन इन्होंने एक क्या दे दिया, एग्रीगेटेड फॉर्म दे दिया, एक कह लो कि काम चलाऊ क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दे दिया, अरस्तु साहब ने दे दिया। लेकिन जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात आती है तो ये कौन देते हैं, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ध्यान रखेंगे कार्लस लिन्नियस। ठीक है। अगर इसका नाम जो है ना दो तीन तरीके से इसका नाम लिखा जाता है, तो अक्सर इसके नाम में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। कैरोलस लिन्नेयस, ठीक है, कैरोलस लिन्नेयस इनका नाम है। और इसको इनको है ना कार्ल वॉन लिन भी कहा जाता है, कार्ल वॉन लिन। या फिर इसी जगह पर कभी कभी क्या किया जाएगा ना, सिविलिन करके पूछ लिया जाएगा। तो नाम आप हर तरीके से ध्यान में रखें, किसी भी तरीके से नाम दे रहा है, ऐसा नहीं कि हमें याद है लिनियस लेकिन ऑप्शन में सिविलिन आ रहा है तो हम कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है। इन्हीं का दूसरा नाम है, ये बाद में चूंकि जाकर के बस गए थे तो उस जगह के हिसाब से इनका नाम कैसा पड़ गया, सिविलिन या फिर कार्ल वॉन लिन नाम पड़ गया था। फिर देखते हैं फादर ऑफ बायोनोमेनक्लेचर, तो उसमें भी अगेन नाम आप किसका देंगे, कैरोलस लिनियस का ही नाम देंगे। जैसे देखिए सपोज करते हैं ना कि यहाँ पर एक पेज में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे सपोज करते हैं कि कौवा के लिए नाम हम लोग लिखते हैं। कौवा का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस। ये देखो, ये जो नाम, दो नाम मिलाकर के जो नाम लिखने का तरीका होता है ना, इसी को कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, एक नाम और दूसरा नाम। हालांकि इस नाम को रखने के पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, मैं उस लॉजिक्स को यहाँ पर थोड़ा सा डील करता हूँ कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर रखने के लिए इसमें जो है ना सबसे पहला रूल होता है क्या, कि जो फर्स्ट लेटर होगा, सॉरी जो फर्स्ट वर्ड होगा, ये क्या होगा, ये उसके जेनेडा को दर्शाएगा। जो ऑर्गेनिज्म है उससे रिलेटेड जो उसका जेनेडा है उसको कौन दर्शाएगा, वो उसका फर्स्ट लेटर दर्शाएगा। जबकि दूसरा क्या दर्शाएगा, वो उसके स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट कर रहा होगा। यहाँ पर ये क्या है, ये इसका जेनेरा है, और ये क्या है, तो ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है। ये क्या है, इसका स्पेसिफिक एपिथेट है, और ये क्या है, तो ये जेनेरा है। दो नामों को मिलाकर के नाम रखने की जो प्रणाली होती है उसी को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। देखो बाई मतलब क्या, टू, बाई मतलब क्या, टू। और जब हम बात करते हैं किसकी, नोमियल की, तो नोमियल का मतलब क्या, नाम रखने का जो तरीका होता है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो नाम रखने का तरीका, दो नाम को मिलाकर के, टू नेम्स, दो नाम को मिलाकर के नाम रखने का जो तरीका होता है उसी को क्या बोलते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इसको किसने दिया, तो इसको कैरोलस लिन्नेयस ने दिया। और जैसे कि इसका हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया किसका, कॉर्वस स्प्लेंडेंस का। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कौवा, तो कौवा का जो जूलॉजिकल नेम होता है ना वो क्या होता है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस होता है। कॉर्वस इंसोलेंस होता है, वो तो इंडिया और श्रीलंका कहाँ का है, उससे रिलेटेड है। ठीक है। तो इसमें कहेंगे क्या कि द फर्स्ट वर्ड denotes the genera, ठीक है, while the second word indicates about the specific epithet, है ना, उसके स्पेसिफिक एपिथेट को दिखाएगा जो सेकंड नेम है वो। इसी को हम लोग मिला करके क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। सेकंड रूल जो है इसके लिए, वो सेकंड रूल हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड रूल देख लेते हैं कि द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरा will be in capitals while
rest other alphabets will be in small letters, है ना। पहला जो है सिर्फ और सिर्फ पहला जो है वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, बाद बाकी क्या रहेंगे, सब के सब किस में रहेंगे, स्मॉल लेटर में ही लिखे जाएंगे। और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, ठीक है, हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। कौन, स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें ये, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या कि स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर आप स्पीसीज भी कह सकते हैं इसको, जनरा ये और ये स्पीसीज को डिनोट करता है। तो स्पेसिफिक एपिथेट विल बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स। और फोर्थ जो इसमें पॉइंट आ जाएगा, फोर्थ रूल क्या, कि इट मस्ट बी underlined separately if handwritten। अगर हाथ से लिखा गया है तो इसको क्या किया जाना चाहिए, इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाना चाहिए। जैसे कि आपने यहां पर देखा कि जब हमने इसको हाथ से लिखा था तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया इस तरह से करके, सॉरी, यहां पर हमने क्या किया, इसको हमने सेपरेटली अंडरलाइन किया इस तरह से करके। जैसे कि ये लाइन और ये लाइन मैंने खींची थी, अभी वो ढक गया है, तो चलो इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। अगर यही चीज़ प्रिंटेड फॉर्मेट में हो तो प्रिंटेड फॉर्मेट के लिए क्या रूल है कि प्रिंटेड फॉर्मेट के लिए है कि आप उसको रनिंग लेटर में लिखो, इटैलिक्स में लिखो, है ना, इटैलिक्स में। तो वहां पर कैसा लिखा जाएगा, ये वहां पर लिखा जाएगा इस तरीके से, कॉर्बस स्प्लेंडेंस। हालांकि ये तो एक तरह से अभी भी क्या है, हैंड रिटन है, तो हैंड रिटन वाले को वैसा नहीं शो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रिंटेड फॉर्मेट में है तो इसको थोड़ा सा इटैलिक्स फॉर्म में लिखना होगा, और वहां पर इसको सेपरेटली अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहां पर अंडरलाइन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ इसके रूल्स होते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, ठीक है ना। इसी तरह से आप और भी कुछ एग्जांपल्स अगर देखना चाहते हो तो कुछ और भी एग्जांपल्स देखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ब्रासिका ओलेरेसिया है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मैंजीफेरा इंडिका है, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना, मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें देखो मेरे लिखने का फॉर्मेट क्या रहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले वाले को क्या लिखा, कैपिटल लिखा, और फिर बाद बाकी सबको कैसा लिखा, स्मॉल। और यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा, स्मॉल में, और फिर मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर हमने इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया। ये हो गया मैंगीफेरा इंडिका। और ये किसका है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये मैंगो के लिए ये नाम होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, अगला नाम ले ले, रैटस, 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 ये देखो मैंने इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर लिया। ये किसके लिए नाम होता है, तो ध्यान रखेंगे ये रैट के लिए होता है। तो सबके लिए इस तरह से क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए उन्होंने ये सजेशन दिया कि उनके नाम को ना दो नामों में लिखा जाए। पहला नाम जो होगा ये जो होगा ये उसके जेनेरा को इंडिकेट करेगा, और ये उसका जेनेटिक होगा, और ये क्या होगा, ये उसका स्पेसिफिक एपिथेट होगा, या फिर कह लें कि स्पीसीज होगा। बोलो कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। यहां पर देखते हैं अब क्या है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जिक्र ना लिनियस ने किस बुक में किया था, तो वो बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरे। कितने में आया था, 1759 में आया था सिस्टमा नेचुरे। इसी में उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स के बारे में जिक्र किया था और बायनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया था। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो कौन है, वो है ग्रिगोर जॉन मेंडल, ठीक है। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं G.J. मेंडल, ठीक है। हालांकि एक चीज और यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा
कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे वहां पर हम लोग क्या कहेंगे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो जब इस तरह से करके क्वेश्चन आएगा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना, उसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप नाम देंगे किसका, मॉर्गन का, ठीक है, मॉर्गन का। पूरा नाम अगर पूछा जाए तो थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। किसी भी तरीके से पूछ ले, आपके पास सारे आंसर्स हैं, चाहे मॉर्गन दे दे, थॉमस हंट मॉर्गन दे दे, या फिर सिर्फ टी.एच. मॉर्गन लिख करके पूछ ले, तो भी आपके पास ये सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, ठीक। तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के लिए हम लोग किसको कहेंगे, टी.एच. मॉर्गन को, जबकि सिर्फ और सिर्फ अगर जेनेटिक्स का अगर पूछा जाएगा तो हम किसको कहेंगे, हम लोग कहेंगे ग्रिगोर जॉन मेंडल को। हालांकि ध्यान रखेंगे कि इनका जो है ना, इन्होंने किस पर ज़्यादातर स्टडीज़ की थी, तो इन्होंने स्टडीज़ की थी, अगेन देखो फिर से बायनोमियल नोमेनक्लेचर आ रहा है, पाइसम सैटिवम। इन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किस पर किए, पाइसम सैटिवम को, और इसको भी हम लोगों ने उसी तरीके से लिख लिया है, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल, बाद बाकी सारे अल्फ़ाबेट जो है स्मॉल में, स्पेसिफिक एपिथेट के भी सारे के सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल में, और दोनों को हमने क्या कर लिया, सेपरेटली अंडरलाइन कर लिया है, ठीक। इसके बाद देखते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, है ना, इंडियन इकोलॉजी का फादर अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर डॉक्टर आर मिश्रा का आप नाम लेंगे। नेक्स्ट फादर ऑफ इंडियन पैलियोंटोलॉजी, तो डॉक्टर बिरबल सहनी का आप नाम लेंगे। यहाँ पर पैलियोंटोलॉजी में आपको बताता हूँ, पैलियोंटोलॉजी एक साइंस का वो पार्ट है जिसमें कि जो भी जीवाश्म वगैरह होते हैं ना, उसकी स्टडी की जाती है, जो फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं, जीवाश्म जो बहुत पुराने समय के जो दबे हुए अवशेष वगैरह मिल जाते हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी। अगर आपको पुरातत्व का पूछा जाएगा ना तो आप कहेंगे वहां पर क्या, आर्कियोलॉजी, ठीक है। जीवाश्म का स्पेशली पुरातत्व के अंदर अगर स्पेशली जीवाश्म का पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, पैलियोंटोलॉजी। और पैलियोंटोलॉजी के फादर किसको कहा गया, बिरबल सहनी को। ये इंडियन है, ध्यान रखना कि इंडियन पैलियोंटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन पैलियोंटोलॉजी अगर पूछा जाएगा तो हम लोग बिरबल सहनी का नाम लेंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। अब देखते हैं कुछ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में, कि बायोलॉजी में जो कुछ ब्रांचेज बनाई गई हैं अलग अलग स्टडीज के लिए, तो हम लोग अलग अलग स्टडीज के बेसिस पर इसके नाम को देखते हैं। जैसे नियोनेटोलॉजी, तो नियो वर्ड यहाँ पर नए से रिलेटेड है, और नेटोलॉजी यहाँ पर किससे है, बच्चे के स्टडी से रिलेटेड है। तो ध्यान रखेंगे ये किसका अध्ययन है, तो यहाँ पर आप कहेंगे स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि अगर हम इसको लिखें तो नवजात शिशु, नवजात शिशु का अध्ययन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, नियोनेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और इसी जगह पर जब पूछा जाएगा गेरोंटोलॉजी, गेरोंटोलॉजी देखिए गेरियाट्रिक्स एक वर्ड होता है जो कि मान लीजिए मेडिकल के अंदर एक क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है जो कि खास करके ओल्ड पर्सन से रिलेटेड होता है, उनके मेडिसिन से रिलेटेड होता है। तो गेरोंटोलॉजी किससे रिलेटेड हो जाएगा बताओ, वृद्धावस्था है कि नहीं, वृद्धावस्था का अध्ययन, तो इसको आप क्या कहोगे, गेरोंटोलॉजी बोलोगे। ऑर्निथोलॉजी की बात आएगी तो ऑर्निथोलॉजी में आप किसका कहेंगे, पक्षियों का अध्ययन अगर किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऊलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि अलग अलग, जैसे कि ह्यूमन के अंदर क्या कहते हैं, ओवर्म है कि नहीं, तो ये क्या है, ये एक तरह का एग हम लोग कहते हैं। तो इन सब का अगर जैसे स्टडी करते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे का अगर स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊलॉजी बोलेंगे। यानी कि क्या कह रहे हैं हम लोग, अंडे का अध्ययन, अंडे का अध्ययन, ये क्या हो जाएगा, ऊलॉजी। अगला आता है क्या, नीडोलॉजी, है ना,
नीडोलॉजी अगर हम लोग बात करेंगे ये क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे कि ये पक्षी का जो घोंसला होता है ना, उस घोंसले के स्टडी, अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो पक्षी के घोंसला का अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है नीडोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होता है, ऑन्को वर्ड ध्यान रखेंगे आप किससे संबंधित होता है, ये कैंसर से संबंधित होता है। तो कैंसर का अगर अध्ययन किया जा रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ऑन्कोलॉजी। ये एक तरह से कह लीजिए कि मेडिसिन का एक ब्रांच है जिसके अंदर कैंसर का स्टडी किया जाता है। तो कैंसर का अध्ययन ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑन्कोलॉजी के अंदर। फिर आ जाता है मायोलॉजी। मायो वर्ड किससे रिलेटेड है, मसल्स से, है ना, यानी कि हम लोग किससे कह रहे हैं, मांसपेशी, मांसपेशी का अध्ययन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मायोलॉजी। फिर आ जाता है हिमेटोलॉजी। हिमेटो वर्ड किससे रिलेटेड है, ये है रक्त से संबंधित, यानी कि रक्त का अध्ययन किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हिमेटोलॉजी। फिर आता है वर्ड क्या, न्यूरोलॉजी। तो ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अगर उसका अध्ययन करते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूरोलॉजी। फिर क्या आ जाता है, हिपैटोलॉजी, है ना। हिपैट वर्ड किससे संबंधित है, तो ये लिवर से संबंधित है, यानी कि यकृत, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यकृत का अध्ययन, इसमें क्या आ जाएगा, हिपैटोलॉजी। फिर क्या आता है, हर्पेटोलॉजी। चूंकि मिलता जुलता नाम है तो कई बार हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये सिर्फ सांप नहीं है, ये सरीसृप है ना। और सरीसृप का मतलब क्या होता है, रेप्टाइल। रेप्टाइल के अंदर टर्टॉइज भी आते हैं, टर्टल्स भी आते हैं, क्रोकोडाइल भी आता है, लिजर्ड भी आता है, स्नेक्स भी आते हैं। उन सब की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हर्पेटोलॉजी। अगर सिर्फ सर्पेंटोलॉजी बोलेगा तब कहेंगे हम लोग सांपों का अध्ययन, ठीक है। फिर क्या आता है, इथियोलॉजी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर कहते हैं किसका, मछली का अगर अध्ययन करेंगे, मछली का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है इथियोलॉजी, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये मछली से रिलेटेड है तो इथियोलॉजी। चलिए अगला पेज ले लेते हैं। यहां पर देखिए ओफिडियोलॉजी, या फिर अभी जस्ट वर्ड हमने बात किया था सर्पेंटोलॉजी का, तो आप बता सकते हो यहां पर। हालांकि कई बार क्या करेंगे ना कि सर्पेंटोलॉजी वर्ड यूज ना करके वो ओफियोडोलॉजी वर्ड यूज कर लेंगे, तो भी आप इसका आंसर करेंगे ये किसका अध्ययन है, तो ये कहेंगे हम सांपों का अध्ययन होता है, ये सांपों का अध्ययन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओफिडियोलॉजी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सर्पेंटोलॉजी। जब बात आएगी माइकोलॉजी की तो ध्यान रखेंगे माइको वर्ड ना कवक से रिलेटेड है, फंजाई, है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे किसका, कवक का अध्ययन, है ना, कवक का अध्ययन। फाइकोलॉजी जब बात आ रही है तो फाइकोलॉजी स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो एल्गी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एल्गी का ये क्या होता है, एल्गी का अध्ययन, ठीक है, फाइकोलॉजी। फिर क्या आता है, पोमोलॉजी, है ना। पोमोलॉजी की जब बात करते हैं तो पोमोलॉजी में क्या आ जाता है, हेलो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला क्या है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखेंगे ये फलों के अध्ययन से रिलेटेड है, यानी कि स्टडी ऑफ फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक। अगला देखेंगे, अगला क्या आएगा, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो ये फूल जो होते हैं, फ्लावर्स, है ना, फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं। फिर आता है एर्गोस्टोलॉजी। एर्गोस्टोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये घास का अध्ययन होता है, उससे संबंधित है। फिर कहेंगे जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में किसकी बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये अनुवांशिकता, या फिर कह लीजिए कि अनुवांशिकी और संबंधित
संबंधित विषय का अध्ययन। जेनेटिक्स से रिलेटेड जितनी सारी बातें आएंगे, आनुवांशिकता से रिलेटेड, यानी कि इनहेरिटेंस की बात करें, वेरिएशन की बात करें, वो सब किससे संबंधित है? जेनेटिक्स से संबंधित है। फिर आती है बात किसकी? यूजेनिक्स की। तो ध्यान रखेंगे, ह्यूमन रेस को डेवलप करना है, बेहतर तरीके से डेवलप करना है, मानव के नस्ल को और ज्यादा, मानव नस्ल को किसके हेल्प से? तो जेनेटिक्स के हेल्प से, मानव नस्ल को जेनेटिक्स के सहायता से विकसित करने का जो खंड होता है बायोलॉजी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स बोलते हैं। फिर यूफेनिक्स में क्या आता है? तो ध्यान रखेंगे, जो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं उसको अगर जेनेटिक्स के हेल्प से ठीक किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? यूफेनिक्स बोलेंगे। ठीक है, यानी कि लिख रहे हैं अनुवांशिक बीमारियां जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म कहते हैं। ये ड्वार्फिज्म हो गया या फिर टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये सब क्या है? ये सब अनुवांशिक बीमारियां हैं। तो अनुवांशिक बीमारियों को जेनेटिक्स की मदद से इसका मतलब क्यों ढूंढना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग यूफेनिक्स बोलते हैं। देखिए, अब इसमें यूथेनिक्स की बात कर लेते हैं। यूथेनिक्स जो होता है ये किससे संबंधित है? तो इसमें मानव नस्ल को और ज्यादा बेहतर बनाना है, इंप्रूव करना है, मानव को इंप्रूव करना है। ठीक है, ये कैसे? तो जेनेटिक्स को समझते हुए साथ में इसमें किसको ध्यान में रखेंगे? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, मेरे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, समझा पूरा रहे कि मानव को इम्प्रूव करना है किसके हेल्प से? तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल करके, ठीक है, को कंट्रोल करके अगर उसको और बेहतर करना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूथेनिक्स बोलेंगे। फिर आ जाता है क्या? इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या आता है? तो इकोलॉजी में ध्यान रखेंगे, जितने भी तरह के जंतु होते हैं उसका अपने वातावरण से क्या संबंध है, इस चीज को अगर स्टडी करना है तो इसको क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कहें तो जंतुओं का उसके वातावरण से संबंध का अध्ययन। ठीक है, अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। एक्स बायोलॉजी देखें, एक्स बायोलॉजी क्या होता है? अगर सपोज को, जैसे कि अर्थ पर अगर हम पढ़ रहे हैं, धरती पर जितने सारे जंतु हैं उन सब का स्टडी कर रहे हैं, उन सब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं हम लोग? बायोलॉजी कह रहे हैं। और अगर मान लो कि अर्थ से बाहर यानी कि ब्रह्मांड में अगर कोई जीव जंतु है तो उसके बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? एक्स बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और फिर आ जाता है यहाँ पर क्या? इथोलॉजी। ठीक है, जैसे एक्स बायोलॉजी अभी हमने बात की, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या? एक्स बायोलॉजी किसका मीनिंग हो जाएगा? यानी कि ब्रह्मांड के जीवों का अध्ययन।
ब्रह्मांड के जीवों का अगर अध्ययन करना है तो उसके लिए कौन सा फील्ड है, ये एक्स बायोलॉजी। और इथोलॉजी जो होता है ना, ये किससे संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ये एनिमल बिहेवियर से संबंधित है, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, यानी कि जीवों का जो बर्ताव होता है उससे संबंधित जो बात करते हैं, यानी कि जीवों के बर्ताव का अध्ययन है ना, जीवों के बर्ताव का अध्ययन है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्या, पैथोलॉजी। चलो पैथोलॉजी की बात करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, रोग से संबंधित जो मानव रोग होते हैं या फिर पशुओं के जो रोग होते हैं या फिर पेड़ पौधों से रिलेटेड जो रोग होते हैं, उन रोग से संबंधित जो उसका लैबोरेट्रिकल परीक्षण होता है, ठीक है ना, उसका जो क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में जो परीक्षण होता है, उसी परीक्षण में उसका निष्कर्ष निकालना, उस पर स्टडी करना क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पैथो का मीनिंग होता है, ये पैथो वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है डिजीज, और लॉजी वर्ड क्या हो गया, अध्ययन। लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, है ना, तो क्या हो गया, ये मतलब रोगों का अध्ययन, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, कि इसका अगर हम बात करें किस पर संबंधित, तो ये लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में रोगों का अध्ययन, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पैथोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी अगर हम बात करेंगे तो ये किसका है, ये कीड़ों के बारे में होता है। ये किसका होता है, ये कीड़ों का मानव वातावरण पर जो प्रभाव होता है या उससे संबंधित उसका नुकसान फायदे, इस सब का अगर अध्ययन करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है एरेनियोलॉजी। देखो एरेनियो से आपको एक वर्ड दिमाग में रखना पड़ेगा, क्या, एरेक्निडा, है ना। इसके लिए क्या शब्द दिमाग में रखना पड़ेगा, एरेक्निडा। ये एरेक्निडा किसके लिए आ जाता है, ये मकड़ियों के लिए आ जाता है, किसके लिए, स्पाइडर्स से रिलेटेड है ये। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये किसके अध्ययन से संबंधित है, तो ये मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मकड़ियों का अध्ययन। ठीक, अब आ जाता है क्या, हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें कि हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी रहित जो एग्रीकल्चर का तरीका होता है ना, या पौधे उगाने का जो तरीका होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ये मतलब कि मिट्टी रहित, ठीक है, इसको एक तरह से कह लीजिए कि ये जलीय प्रणाली है। ठीक है, इसमें पानी में ही सारे न्यूट्रिएंट्स बहा करके, और वो प्लांट के जड़ जो होते हैं वो उसमें डूबे हुए रहते हैं, और वो पानी बहता रहता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स को लगातार उसमें डाला जाता है, और वो मतलब जड़ जो है वो पानी में से ही डायरेक्टली इनटेक करता है, उसी में से सोखता है। तो मिट्टी रहित जो पौधे उगाने की प्रक्रिया होती है, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, ये आपको 11th में पढ़ना होता है, किस में, 11th में जो प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें आपको इसके बारे में पढ़ना होता है, मिनरल एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, हिस्टोलॉजी क्या होता है, तो हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, उत्तक का अध्ययन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी अगर बाह्य संरचना का अगर मान लो ये किया जाए,
अध्ययन किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है, ये आंतरिक संरचना, किसी भी चीज़ का, किसी भी जंतु का अगर आंतरिक संरचना देखना हो तो उसका कौन सा फील्ड है, तो उसका फील्ड है एनाटॉमी। फिर आता है फिजियोलॉजी, ठीक है, कोई भी शरीर का अंग है या फिर पूरा का पूरा शरीर है या फिर उससे रिलेटेड कोई एक ऑर्गन है, ठीक है, उसका पूरे शरीर से रिलेटेड उसका काम करने का तरीका, यानी कि अंगों के काम करने का तरीका, इससे संबंधित अगर जो फील्ड है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फिजियोलॉजी। और पैलियोंटोलॉजी जो होता है, पैलियोंटोलॉजी के बारे में हमने बात की थी। पैलियोंटोलॉजी जो होता है ये किससे संबंधित है, ये जीवाश्म का अध्ययन, ठीक है, ये उससे संबंधित है कि जीवाश्म का अध्ययन किया जा रहा है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाएगा। बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो, यहाँ तक का नोट्स आपको मिल जाएगा, R2S2 ऐप पर मिल जाएगा। और हम लोग इससे आगे की बात जो है, हम लोग यहाँ पर लाइव प्रोसेसेस, यानी कि अगर हम बात करेंगे जीव के अंदर जो फिजियोलॉजी के पार्ट्स होते हैं, वहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत कर लेंगे। और सबसे पहले जैसे कि रक्त से संबंधित जो होता है, जिसको कि हम लोग बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं, वहाँ से, है ना, इससे हम लोग चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। और ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं फिजियोलॉजी के, वो सब एक सिलसिलेवार ढंग से आपको आगे इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।